बेटे GTS 13 का फिजिक्स डिस्कशन आप लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 91, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन इज E व्हेन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लैम्डा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 times व्हेन वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज रिड्यूसिंग टू 1/3 वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। आप सभी को मालूम है आइंस्टाइन का इक्वेशन रिगार्डिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट hc/λ इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब आप इसे इम्प्लीमेंट कर दें तो आप देखते हैं कि पहले केस में आपने देखा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्क फंक्शन फाई वेवलेंथ लैम्डा लिया गया। सेकेंड केस में आप देख रहे हैं कि जब वेवलेंथ को रिड्यूस किया गया λ/3, वर्क फंक्शन आप जानते हैं उतना ही होगा, और अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 4 times हो रही है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें तो हम देखते हैं फाई की वैल्यू hc/3λ हमें मिल रही होती है। तो आप ऑप्शन सेकंड करेक्ट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 92, इफ E1, E2, E3 represent the kinetic energies of an electron, an alpha particle and a proton respectively, and each having same de Broglie wavelength, देन आपको फॉलोइंग जो भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन की पहचान करनी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कंडीशन दिया गया है de Broglie wavelength is same for all the 3 particles। तो आप मैटर वेव के वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको पहले से ही बताया गया है, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2 times ऑफ m/e। अब आप कह रहे हैं यहाँ पर ये √2m/e क्या है? आप सभी जानते हैं कि डिनोमिनेटर में मोमेंटम होता है और मोमेंटम को आप 2 times ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी रख सकते हैं। तो इस केस में आप सभी पार्टिकल्स के लिए जब बात करते हैं तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटेस्ट, देन प्रोटॉन, देन इलेक्ट्रॉन। और लैम्डा अगर आप देख रहे हैं सभी के लिए सेम है तो उस केस में आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं √m/e इट इज इक्वल टू h/√2 लैम्डा। अब ये आप देख रहे हैं ये सभी क्वांटिटीज कांस्टेंट हैं, तो उस केस में मास अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली E की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम होगी। तो आप इसका रेसिप्रोकल या अपोजिट ऑर्डर ले लें तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब इन्हें जो क्वेश्चन में E1, E2, E3 से शो किया गया है तो E1 इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप यहाँ पर E1 लिख सकते हैं, और प्रोटॉन के लिए E3 यूज़ किया गया है, और आप देखें अल्फा पार्टिकल के लिए E2 यूज़ किया गया है। तो इस तरह से ऑर्डर जो आपको मिल रहा है E1 इज ग्रेटर देन E3 इज ग्रेटर देन E2, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 93, a stationary hydrogen atom emits photon corresponding to first Lyman series, first line of Lyman series. If capital R is Rydberg constant and capital M is mass of the atom, then the velocity acquired by the atom। तो आप लाइमन सीरीज की बात अगर कर रहे होते हैं और फर्स्ट लाइन की बात कर रहे होते हैं तो उस केस में आप देखते हैं कि जब सेकेंड से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रहा होता है तो उस केस में जो वेवलेंथ एमिट हो रही होती है उसका जो लाइन स्पेक्ट्रम पे हम लोग लाइन देख रहे होते हैं उसे आप फर्स्ट लाइन कहते हैं।
तो आप 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो 1/λ की वैल्यू आपको क्या मिल रही है 3r/4। और आप सभी को मालूम है मोमेंटम इज इक्वल टू h/λ फ्रॉम मैटर वेव्स, और मोमेंटम को आप मास इंटू वेलोसिटी, 1/λ की वैल्यू आपने देखा 3r/h है, सॉरी 3r/4 है, आप इसे सब्स्टिट्यूट कर दें तो h इंटू 3r/4 और m को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको यहाँ पर 3RH/4m आंसर मिल रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 94, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स राउंड अ न्यूक्लियस of atomic number Z. If 32.4 electron volt energy is required to excite an electron from n is equal to 3 to 4, then the value of Z is, तो यहाँ पर डायरेक्टली एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो फॉर्मूला बताया गया है, एक्साइटेशन एनर्जी डेल्टा ई इट इज इक्वल टू अब यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू आप 32.4 13.6 जेड स्क्वायर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करें और इसे सॉल्व करें तो आपको z की वैल्यू 7 मिल जाती है। ऑप्शन 4 करेक्ट। 95, a radioactive element disintegrates for a time interval equal to its mean life. The fraction that has disintegrated is, रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन के केस में आप लोगों को ये फार्मूला बताया गया n इज इक्वल टू n0 e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा t, और सभी जानते हैं मीन लाइफ t इज इक्वल टू 1/λ। तो ये बात आपको पहले से पता है। अब आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो आप देख रहे हैं प्रेजेंट अमाउंट रेडियोएक्टिव मटेरियल n इज इक्वल टू n0 e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा, और टाइम कितना ले रहा है तो आप कहते हैं 1 मीन लाइफ के बराबर, तो 1/λ सब्स्टिट्यूट करें तो आप सभी देख सकते हैं। और जब फ्रैक्शनल पार्ट प्रेजेंट इन द सैंपल कैलकुलेट करना हो तो इसे आप n/n0 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/e। देयरफॉर अब ये तो प्रेजेंट अमाउंट है, अब आप कहते हैं कि द अमाउंट विच हैज डिसइंटीग्रेटेड, उसका फ्रैक्शन आपको निकालना है, तो उस केस में क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ डिसइंटीग्रेटेड एलिमेंट, तो आप इसे लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रेजेंट फ्रैक्शनल वैल्यू, तो 1 माइनस 1/e। अब आप क्वेश्चन नंबर 96, रिगार्डिंग द न्यूक्लियर फोर्सेस चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर दिया हुआ है इनकरेक्ट ऑप्शन। देखिए ये बात ध्यान रखना है क्योंकि कई बच्चे जल्दीबाजी में करेक्ट समझ करके और किसी भी ऑप्शन को पहली बार पढ़ लिया, उसी को टिक कर दिया। तो इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। तो पहला ऑप्शन है दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, तो ये करेक्ट बात है। सेकेंड, दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्सेस, इट इज़ आल्सो करेक्ट। दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ये भी करेक्ट है। दे आर नॉट एक्सचेंज फोर्सेज, आप जानते हैं कि यहाँ पर एक्सचेंज फोर्सेज होता है, तो आप इसे देख रहे हैं इनकरेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन। 97, रिगार्डिंग अ न्यूक्लियस चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन।
और ऑप्शंस। अब आप देखिए पहला दिया हुआ है मास ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ए। सेकंड ऑप्शन दिया गया है, यहां पर आप सभी ध्यान रखें इनकरेक्ट को चूज करना है, पहला करेक्ट है। डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई इज ऑलमोस्ट ऑफ द सेम ऑर्डर एंड इट इज 10^17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इट इज ऑल्सो करेक्ट। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है उसका ऑर्डर फर्मी के ऑर्डर का होता है, 10^-15 मीटर के ऑर्डर का होता है, तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ, न्यूक्लियर रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू ए, ये इनकरेक्ट है। इसके इनकरेक्ट होने की वजह क्या है? तो आप आराम से देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। तो यहां से अगर आप देखें तो R इज प्रोपोर्शनल टू A रेज़ टू द पावर 1/3 आ रहा है, नॉट प्रोपोर्शनल टू A आ रहा है। तो इसलिए आप कहते हैं फोर्थ इज इनकरेक्ट। 98, in an accelerator experiment on high energy collisions of electrons with positron, a certain event is interpreted as annihilation of an electron positron pair of total energy 1.02 million electron volt into 2 gamma ray photons, and these photons are having equal energy. What is the wavelength associated with each gamma ray photon? तो यहां पर एक फोटान की एनर्जी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1.02/2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप सभी को बताया गया है वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 12400 अपॉन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एंगस्ट्रॉम में आपको वेवलेंथ का रिजल्ट दे रहा होता है। तो इस फॉर्मूले में जब आप वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 0.51 इंटू 10⁻⁶ मिलियन लिखा हुआ है, तो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें और जब आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल रहा होगा 2.43 इंटू 10⁻⁻12। आप देख लें 1 2 3 4 और यहाँ से ये -2 एंगस्ट्रॉम और 2.43 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, two radioactive substances A and B have decay constants 5 lambda and lambda respectively. At T is equal to 0, they have the same number of nuclei. The ratio number of nuclei of A to those of B will be 1/e whole square after a time interval. इस प्रॉब्लम में आपको Na/Nb की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इट इज 1/e होल स्क्वायर। अब Na की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं n0 e raised to the power -5 lambda t और आप Nb की, दोनों के इनिशियल नंबर सेम है। तो आपने जब सिंप्लीफाई किया इसे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिल रहा होता है T इज इक्वल टू 1/2 लैम्डा। क्वेश्चन 100, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस अ सेमीकंडक्टर देन। यहाँ पर मोर देन वन स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं तो पहला स्टेटमेंट दिया है इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल in the conduction band.
सेकेंड दिया हुआ है। तो आप जानते हो कि कंडक्शन बैंड की बात होती है, इलेक्ट्रॉन की बात होती है, तो ये लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा होता है। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, ये डेफिनेटली गलत है। थर्ड, होल्स इन वैलेंस बैंड मूव फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर, करेक्ट। और फोर्थ, होल्स इन वैलेंस बैंड मूव्स लोअर टू हायर, ये इनकरेक्ट है। तो 1 एंड 3 ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ऑप्शन 1 आप देख रहे हैं करेक्ट स्टेटमेंट रख रहा है। 101, इन हाफ वेव रेक्टिफायर voltage drop in the circuit is neglected, input RMS voltage is 200 volt, then output RMS voltage will be। हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर RMS वैल्यू के साथ बात करें तो हम लोग देखते हैं कि V आउटपुट इज इक्वल टू V इनपुट अपॉन √2, और यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। V इनपुट इज 200, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 100√2 वोल्ट। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। 102, इन द गिवन सर्किट करंट पासिंग थ्रू जेनर डायोड इज। अब आप सभी लोग ध्यान से देखें, ये सर्किट दिया हुआ है, और जेनर वोल्टेज 8 वोल्ट, यहाँ पर टोटल वोल्टेज अप्लाइड 10 वोल्ट दिया है इनपुट में। आप यहाँ पर रेजिस्टेंस देख रहे हैं, दिस रेजिस्टेंस इज गिवन 0.1 किलो ओम। तो आप आराम से देख सकते हो 10 वोल्ट से अगर 8 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है तो बचा 2 वोल्ट। तो यहाँ पर जो करंट है जिसे आप I1 लिख रहे हो, I1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 0.1 इंटू 10⁻³ तो आप इसे लिख सकते हैं 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर करंट यहाँ जा रही है। अब यहाँ पर करंट कितनी पास हुई ये आपको देखना है। तो I3 अगर आप चेक करें तो आप देख रहे हैं 8 वोल्ट यहाँ पर अप्लाइड है, तो 8/2 इंटू 10⁻³ एम्पियर, इसे आप देख रहे हैं 4 मिली एम्पियर। तो आप सभी देखें यहाँ से 20 मिली एम्पियर करंट जा रही है और इधर को 4 चली गई, तो बचा कितना 16। तो आप कह सकते हैं करंट I2 पासिंग थ्रू जेनर डायोड I1 माइनस I3 इट इज इक्वल टू 16 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 103, फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन which of the following statements are correct, sorry incorrect। अब आप देखें, नंबर 1, the emitter junction is forward biased and collector junction is reverse biased। इनकरेक्ट देखना है, ये तो करेक्ट है। दूसरा, द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन, ये तो सभी लोग जानते हैं कि थिन होना चाहिए, एंड लाइटली डोप्ड, it is also correct। base emitter collector regions should have different size, correct। तो the base region must be very thin and highly doped, ये incorrect है, highly doped incorrect है। तो आप कह सकते हैं फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस प्रॉब्लम। 104, प्रॉब्लम 104, इसमें आप देखिए ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है। और एक सिलिकॉन डायोड दिया गया, दूसरा जर्मेनियम डायोड। ये आपके सामने दिया हुआ।
ये वैल्यू है 12 वोल्ट और ये 5 किलो ओम। कह रहा है जर्मेनियम सिलिकॉन डायोड्स स्टार्ट कंडक्टिंग एट 0.3 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट। इसके लिए 0.3 और इसके लिए 0.7 वोल्ट। इससे ऊपर जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब ये कंडक्शन करते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हो जब ये कंडक्शन स्टार्ट करेगा ये नहीं करेगा तो उस केस में करंट इससे होकर के पास होगी। तो उस केस में जब दोनों को आप फॉरवर्ड बायस रख रहे हैं तो आपको कितना मिल रहा है 12 माइनस 0.3 और व्हेन G इज रिवर्स्ड तो उसके बाद तो उससे तो करंट होकर जाएगी नहीं। तो उस केस में VO डैश इज इक्वल टू 12 माइनस 0.7। तो आप यहां पर देख सकते हो कि अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन VO। तो चेंज इन VO आप यहां से जब देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा 0.4 वोल्ट का। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है 105। द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद लाइट वेव यहां पर दिया हुआ है EM वेव इक्वेशन। ये आपके सामने दिया हुआ है। कह रहा है इफ दिस लाइट फॉल्स ऑन सिल्वर प्लेट हैविंग वर्क फंक्शन 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब आप यहां पर देखें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को यहां पर चूज कर रहे हैं। तो उस केस में आपको ये आपको मिल रहा है ओमेगा की वैल्यू और ओमेगा के करेस्पॉन्डिंग आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग इट सी इज स्पीड ऑफ लाइट। इसे आप 3 × 10⁸ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। और अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जब आपको कैलकुलेट करना है तो वो क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन दिया है 4.7। तो काइनेटिक एनर्जी जब आप यहां से कैलकुलेट करते हैं एनर्जी ऑफ फोटॉन तो एनर्जी ऑफ फोटॉन कितना हो जाएगा H इंटू फ्रीक्वेंसी। और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलता है 12.37 एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस 4.7 वर्क फंक्शन। इस तरह से आपको रिजल्ट 7.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। प्रॉब्लम 106। अब आप देखें यहाँ पर लॉजिक गेट बना हुआ है।
ये आपके सामने लॉजिक गेट्स कनेक्टेड हैं इस तरह से। यहाँ पर पी क्यू, ये आर और ये एक्स वाई। अब आप देखें यहाँ पर x जब नॉट गेट से होकर के क्रॉस होगा तो यहाँ पर x बार बनेगा, और y को आप देख रहे हैं डायरेक्टली यहाँ पर लगते हुए, और ये और गेट है तो रिजल्ट क्या बनेगा, x बार प्लस y। आप यहाँ पर देखें y बार आप देख रहे हैं यहाँ पर नॉट गेट से होकर जा रहा है, और ये इंफॉर्मेशन xi, और इस केस में एंड गेट से x डॉट y बार, और यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो ये हो जाएगा x बार प्लस y। अब ये दोनों इंफॉर्मेशन सेम हो गई, रिजल्ट क्या आया 1 1, अगर हो तो 1 होगा। तो आप कह सकते हैं रिजल्ट r क्या आ गया, x बार प्लस y, और नॉट गेट की वजह से। तो आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा x डॉट y बार। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के लिए देखें x इज इक्वल टू 1, और 0 का आप जब यहाँ पर नॉट गेट से अप्लाई करेंगे तो इन्फॉर्मेशन 1 आएगी, तो 1 और 1 एंड गेट से क्या मिल जाएगा 1। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 107 Consider the nuclear fission Ne20 2He4 plus C12. Given that the binding energy of per nucleon of Ne20, He4 and C12 are 8.03, 7.07 and 7.86 million electron volt. Identify the correct statement. अब आप सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये है 20 इंटू 8.03, इट इज इक्वल टू 160.6। तो ये आपको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर आप देखें 2He4 के लिए कैलकुलेशन, तो 2 टाइम्स आप ये 2 टाइम्स आप 2He4 है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 7.07, इससे रिजल्ट आपको क्या मिलेगा 150.88। और तीसरा आप देखें जिसको इसमें ऐड किया जा रहा है 12 इंटू 7.86। तो आपने देखा ये जो आपने राइट साइड में देखा प्रोडक्ट को देखा, इसकी टोटल वैल्यू ये मिल रही है, और यहाँ पर टोटल बाइंडिंग एनर्जी ये मिल रही है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी तो इसके डिफरेंस के बराबर एनर्जी इसको सप्लाई की जा रही है। तो आप लोग सभी लोग देखें 9.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज सप्लाइड। तो ऑप्शन वन इज करेक्ट। प्रॉब्लम 108। A particle A of mass m and charge q is accelerated by a potential difference 50 volt. Another particle B of mass 4m and charge q is accelerated by 2500 volt. The ratio of de Broglie wavelengths. लैम्डा A अपॉन लैम्डा B अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको क्या मिल जाएगा,
H कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर वोल्टेज तो ये आप देख रहे हैं, इसे सिंप्लीफाई करें तो ये रेशियो आपको मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। 109. When a certain photosensitive surface is illuminated with monochromatic light of frequency 3 nu by 2, the stopping potential for the photocurrent is minus V naught by 2. When the surface is illuminated by monochromatic light of frequency 5 nu by 2, stopping potential is becoming minus V naught, the threshold frequency. तो एक बार फिर आप देख रहे हो एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो पहला इक्वेशन आप देख रहे हैं h इंटू 3 न्यू बाई 2 इट इज इक्वल टू h न्यू नाट प्लस e v नाट बाई 2, और सेकेंड इक्वेशन h इंटू 5 पाई न्यू बाई 2 इट इज इक्वल टू h न्यू नाट प्लस, और आपने जब देखा इसे सिंप्लीफाई करें तो आपको न्यू नाट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, न्यू बाई 2. क्वेश्चन नंबर 110. इन अ रेडियो एक्टिव डीके चेन द इनिशियल न्यूक्लियस इज 90 थोरियम 232. 90 थोरियम ये दिया हुआ है. अब यहां पर आपको दे रखा है कि 6 अल्फा पार्टिकल एंड 4 बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड एंड न्यू न्यूक्लियस ZXA इज फॉर्मिंग. तो आप यहां पर देख सकते हो ZXA 6 अल्फा पार्टिकल को आप लिख सकते हो 6 2He4, और आपने यहाँ पर 4 बीटा पार्टिकल को एमिट होते हुए देखा. इस तरह से आप यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन देखें तो आपको क्या मिल रहा है, A इज इक्वल टू 232 माइनस 4 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 208. और जब आप Z को कैलकुलेट कर रहे होगे तो आप क्या देख रहे हो 90 माइनस 12 और यहां पर बीटा पार्टिकल से माइनस, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कितना मिल गया. तो इस तरह से आप लोग सभी लोग देख रहे हैं ऑप्शन 4 इज करेक्ट. 111. ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है. 2 concentric spherical cells have charges plus Q and minus Q as shown in figure. Choose the incorrect option. पहला कह रहा है at A electric field is 0, इस तरह से दिखाया हुआ है. अब आप सभी लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इतने रीजन में. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉन जीरो. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कह रहा है. इनफाइनाइट से जब आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ला रहे होगे तो यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव या नेगेटिव वर्क होगा फील्ड की प्रेजेंस की वजह से, तो वो वर्क यहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो नॉन जीरो. यहाँ पर देखिए ये कह रहा है
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉन जीरो, तो नॉन जीरो होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है यहाँ पर, तो ये करेक्ट हो गया, जबकि हमें देखना है इनकरेक्ट ऑप्शन को। सेकंड, एट बी, अब बी की बात कर रहे हैं, देख रहे हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोथ आर नॉन जीरो। डेफिनेटली कुछ दूरी आओगे यहाँ पर तो वर्क करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल भी प्रेजेंट है, फील्ड भी प्रेजेंट है, तो ये करेक्ट है। एट सी इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉन जीरो। अब आप सभी लोग ध्यान दें, यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है तो वर्क कहाँ करना पड़ेगा, तो वो नॉन जीरो कैसे होगा, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, और क्वेश्चन इनकरेक्ट ऑप्शन को सर्च करने को कह रहा है, तो इसलिए ये हमारे क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। 112 An electric dipole is placed at the center of a sphere। आप गॉसियन स्फीयर बना दिया आपने, ये डाइपोल बना दिया, और कह रहा मार्क द करेक्ट ऑप्शन। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज पॉजिटिव। आप जानते हो नेट चार्ज जीरो है इसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर फ्लक्स जीरो होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि आप डाइपोल से किसी भी पोजीशन में देखोगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो एट एनी वेयर ऑन द स्फीयर, इट इज करेक्ट ऑप्शन, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 113 अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप यहाँ पर ग्राफिकली देखें, कह रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन एक्स वाई प्लेन, और पॉइंट्स जो कह रहा है उन्हें आप मार्क कर लें। ये हो गया 2 2, ये -2 2, और तीसरा पॉइंट 2 4। इन पॉइंट्स पर जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल है, उसे आप मार्क कर लें। तो 2 2 पर है 4 वोल्ट, -2 2 पर है 16, और 2 4 पर है 12 वोल्ट। अब आप सभी अच्छे से जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस dV/dx I कैप माइनस dV/dy K कैप। अब आप यहाँ पर देखें, ये पार्शियल डिफरेंशियल की साइन होती है, बट आपके यहाँ इस तरह से ही शो कर दिया जाता है, इसलिए मैंने आपको इसी फॉर्म में दिखाया। और वैल्यूज जब आप यहाँ पर पुट कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, -4 - 16 अपॉन dx क्या हो गया 4। अब ये देखिए 4 - 16, तो x कोऑर्डिनेट में 2 -2 तो +4 हो जाएगा, और ऐसे ही dv यहाँ पर 12 - 4 अपॉन dy 2, ये आप देखें 12 - 4, तो 4 - 2 नीचे करोगे 2 आएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ गया 3i कैप -4j कैप। क्वेश्चन 114 अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड देन battery is disconnected. When the plates of the capacitor are brought closer, then A कह रहा है स्टेटमेंट A, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस। स्टेटमेंट B क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के अबाउट बोल रहा है, C कैपेसिटेंस के अबाउट, और D इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ε0 A/d ये फॉर्मूला लिख लो।
अब आप सभी जानते हो कि जब प्लेट्स को नज़दीक लाओगे डी कम होगा, तो उस केस में कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो सी विल इंक्रीज इफ डी डिक्रीजेस। दूसरी चीज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट में अगर कोई चार्ज कैपेसिटर हो और सोर्स से डिस्कनेक्ट कर दिया गया हो तो उसके सिग्मा पे कोई चेंज नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो आप कहते हैं यहाँ पर कहीं डी नहीं है, तो आप कहेंगे ई विल रिमेन सेम। डिस्टेंस के कम ज्यादा करने से इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई असर नहीं। अब अगली बात क्या करने जा रहे हैं आप कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस विच इज ए इन टू डी, ई तो कांस्टेंट है बट डी डिक्रीज करोगे तो वी डिक्रीज होगा, तो वी विल डिक्रीज व्हेन डी डिक्रीजेस। अब आप क्या देखने जा रहे हैं, एनर्जी। एनर्जी क्या हो जाएगी, आप किसी भी फॉर्म में लिख लें, आप एनर्जी डेंसिटी सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू वॉल्यूम को एरिया इंटू डी। अब आप बताओ सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ए ये सभी कांस्टेंट है, डी क्या है, डिस्टेंस, सेपरेशन। सेपरेशन अगर कम होगा तो यू क्या होगा, कम होगा। तो आप क्या कहोगे, यू विल डिक्रीज इफ डी डिक्रीजेस। अब आप जरा ध्यान दें, तो यहां पर आप सभी लोगों ने देख लिया। अब आपसे पूछा जाए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन में आप देख रहे हैं ए बी सी आर करेक्ट, क्योंकि डी में दिया है द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज, जबकि वो कांस्टेंट है, तो ये नहीं सही है। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं और तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 114 के बाद आप देखें 115। यहां पर प्लेट X हैज चार्ज Q, प्लेट Y हैज नो चार्ज। चार्ज इंड्यूस्ड ऑन लेफ्ट एंड राइट सरफेस ऑफ ईच प्लेट। अब जरा ध्यान से देखिए आप, यहां पर X एंड Y आर लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स क्लोज टू ईच अदर। Each face has an area A. X is given charge Q, Y without charge. Points A, B, C are located. कह रहा है which one is correct? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। The field at B is Q by 2 epsilon naught A. The field at B is Q by epsilon naught A. The field at A, B, C are same in magnitude. The fields at A and C are of the same magnitude but in opposite direction। तो कहने का मतलब है कि आपको पूरी एनालिसिस लिखनी है। ये देखिए आप, ये दोनों प्लेट्स हैं, यहां पर Q चार्ज जब दिया जाएगा और ये 0 है तो आप सभी को बताया गया है Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, ये बाहर वाले प्लेट पर एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब जब Q बाई 2 यहां एग्जिस्ट करेगा तो बचा Q बाई 2 इधर को होगा, क्योंकि ये टोटल Q है। अगर यहां पर Q बाई 2 है, अब यहां पर देखो 0 चार्ज है टोटल, तो 0 होने के लिए प्लस Q बाई 2 के साथ यहां पर माइनस Q बाई 2 होना है। आमने सामने आपको बताया गया कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एग्जिस्ट। तो आप लोगों ने जब ये बात देख लिया तो करेस्पॉन्डिंगली सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 एंड सिग्मा 4 डेवलप कर सकते हैं। सिग्मा 1 क्या हो गया, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q बाई 2A, एरिया से डिवाइड कर दिया। सिग्मा 2 क्या हो गया, Q बाई 2A। सिग्मा 3 कितना हो गया, Q बाई 2A माइनस साइन के साथ। सिग्मा 4 Q बाई 2A प्लस साइन के साथ।
तो इस तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हो, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, और इसे क्या लिख दोगे, प्लस सिग्मा। अब बेटे ए बी सी की लोकेशन देखो, ए यहां पर बताया गया है, बी यहां पर बताया गया और सी यहां पर है। ए पर आप देख रहे हो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 पॉजिटिव सिग्मा है जिनकी वजह से इधर को हो जाएगा, और एक नेगेटिव सिग्मा है जिसकी वजह से इधर को हो जाएगा। टोटल मिलाकर के अगर आप रिजल्ट देखोगे तो यहां पर रिजल्ट क्या आ गया, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, 2 से 2 कट गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब आप कहते हैं बी पर देखना है, डायरेक्शन आप देख रहे हैं लेफ्टवर्ड। बी पर अगर देखना है तो आप जानते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होगा, इधर को डायरेक्शन होगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर 2 सिग्मा है, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये राइट वर्ड हो गया। अब आप क्या देख रहे हो, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से राइट वर्ड, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से लेफ्ट वर्ड, इसमें से माइनस कर दो उतना। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और फिर से हमें क्या मिल रहा है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो मैग्नीट्यूड वही है जो यहां पर है। अब यहां पर देखिए ये प्लस सिग्मा दोनों इधर को, और ये वाला प्लस सिग्मा ये भी इधर को रख रहा है, और एक माइनस सिग्मा की वजह से इधर को, तो यहां पर आपको फिर से क्या मिल गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो यहां पर किया गया। तो आप देख रहे हैं तीनों जगह पर मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ए पर अगर लेफ्ट वर्ड है तो आप देख रहे हैं सी पर राइट वर्ड है। तो आप लोग यहां पर ऑप्शंस को जब देख रहे होते हैं तो ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है, द फील्ड एट, अब आप देखिए द फील्ड एट बी इज क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, द फील्ड एट बी इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब आप यहां पर देख लो, the field at A, B, C are of same magnitude. The field at A and C are of same magnitude but in opposite direction. तो आपने देखा ऑप्शन 2 is correct. Question number 116. Three uncharged capacitors of capacitance C1, C2 and C3 are connected as shown in figure. आप देख रहे हैं C1, C2, दिया हुआ है 20, C3, ये O पॉइंट है, यहाँ पर +6 वोल्ट, +2 वोल्ट, और ये +3 वोल्ट। अब आप देखें कह रहा है व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ O,
You apply Kirchhoff's law and you are observing 6 minus VO upon CV आप अप्लाई कर दें इंटू 60 इज इक्वल टू VO minus 20 VO minus 2 into 20 VO minus 3 into 30। ये आपने देखा, इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, VO इज इक्वल टू 49/11 वोल्ट। प्रॉब्लम 117, the potential difference VA minus VB between points A and B for the circuit segment। आप सभी लोग देखें क्वेश्चन में जो सर्किट डायग्राम दिया है, यहाँ पर A पॉइंट, इधर को 3 एम्पियर करंट, 6 वोल्ट सेल, 2 ओम रेजिस्टेंस, माइनस प्लस चार्जेस शो किए गए हैं 9 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटी और रेजिस्टेंस यहाँ का दिया हुआ है 3 ओम, सेम करंट इज पासिंग। अब आप यहाँ पर लिख सकते हो VA पॉजिटिव टू नेगेटिव -6 -2 इंटू 3 एम्पियर करंट यहाँ पर भी होगी। डाउनवर्ड आप देख रहे हैं हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ को करंट जा रही है। -2 प्लस 9 माइक्रोकूलम अपॉन 1 माइक्रोफैरेड, और यहाँ पर -3 इंटू 3 इट इज इक्वल टू VB। तो आप यहाँ से जब सॉल्व करते हैं तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 12 वोल्ट। प्रॉब्लम 118, ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, आप सभी बच्चे ध्यान से देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये दिया हुआ है और यहाँ पर हिंज किया गया एक रॉड और यहाँ पर चार्जेज है प्लस Q ईच। अब आप सभी लोग देख रहे हो इस पोजीशन में इधर को जो फोर्स लगेगा QE उतना ही इधर को फोर्स लगा, टोटल फोर्स 2QE इधर को लग रहा है, तो हिंज इस पर इधर को अप्लाई कराएगा 2QE एज अ रिएक्शन, और आप कहेंगे हिंज से जो फोर्स इस पर लगा रहा है वो लेफ्टवर्ड है। दूसरी चीज़, इसे किसी भी पोजीशन में ले जाके छोड़ दो, फोर्सेस उतने ही उस जगह पर ये इक्विलिब्रियम में फिर हो जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में कोई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होगी, जो यहाँ पर है वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है, फिर से इक्विलिब्रियम में रुका है वहीं। तो आप कहते हैं कि पोजीशन चेंज करने पर अगर ये फिर से इक्विलिब्रियम गेन कर ले, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज ना हो, तो ऐसा इक्विलिब्रियम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन 3 को करेक्ट कहेंगे, जिसमें B एंड C आर करेक्ट लिखा हुआ है कि B नेट फोर्स फ्रॉम द हिंज ऑन द रॉड इज लेफ्टवर्ड, और C कह रहा है द इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड इज न्यूट्रल। प्रॉब्लम नंबर 119, यहां पर आप देख रहे हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पर सेकेंड थ्रू द फिलामेंट ऑफ 220 वोल्ट 110 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब। आप जानते हो पावर P इज इक्वल टू VI, और यहां से आप I कैलकुलेट कर लो। पावर इज 110, वोल्टेज 220, 1/2 एम्पियर की करंट, और जब करंट मिल गया तो पर सेकंड फ्लो होने वाला इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर आपको निकालना है n/t, तो ये क्या हो जाएगा बेटे, I/E इट इज इक्वल टू 1/2 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19
और रिजल्ट कितना आ जाएगा 3.125 इंटू 10⁻18। अब आप देखें प्रॉब्लम 120। The deflection in a galvanometer falls from 50 डिवीजन टू 20 डिवीजन। इसका मतलब आप सभी लोग समझ रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर से होकर के जाने वाला जो करंट है वो अगर पहले 50 I डैश था तो अब घट करके कितना हो गया 20 I डैश, 50 टू 20 डिवीजन। तो इस केस में आप सभी लोग अप्लाई करते हैं IG इंटू जी इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू एस, और आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है, शंट की रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप 50 I डैश माइनस 20, यहाँ पर आप ध्यान से देखें 20 I डैश इंटू 12, और यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी दी हुई है। अच्छा, ये कैलकुलेट करना है तो आप सिंप्लीफाई करते हैं तो जी की वैल्यू कितनी आ रही है 18 ओम। अब आप ध्यान दें, प्रॉब्लम 121। N आइडेंटिकल करंट सोर्सेस। अब सर्किट डायग्राम आप सभी लोग देखें। आइडेंटिकल करंट सोर्सेस मीन सेल्स दिखाए गए हैं, और इन सभी सेल्स को देखें। इस तरह से दिए हुए हैं। अब कह रहे हैं एन आइडेंटिकल करंट सोर्सेज ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्लोज्ड लूप एज शोन इन फिगर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। कहीं पे भी पॉइंट ले लो। विच डिवाइड्स द सर्किट इनटू। अब आप देखें n सेल्स यहां पर ले लें और बचा हुआ n माइनस n सेल्स आपके लिए इधर को हो गया। तो कह रहा है AB के बीच इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। अब आप सीधा करंट निकाल लो। NE अपॉन NR कितना हो गया। अब यहां और यहां के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। KVL अप्लाई कर दो। VA नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये कितनी बार ऐसे होना चाहिए n टाइम्स इज इक्वल टू VB। VA NE n टाइम्स ऑफ IR। क्या मिल जाएगा बेटा। अब आप यहां पर I की वैल्यू पुट कर दें बाई R, तो ये हो गया NE माइनस NE, तो VA माइनस VB आपको क्या मिल गया 0। तो इस केस में आप देख रहे हैं फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 122।
इन द गिवन सर्किट, पहले सर्किट आप देखें, यहाँ पर 100 ओम रेजिस्टेंस, ये 50 ओम रेजिस्टेंस और वोल्ट मीटर यहाँ पर कनेक्टेड है। आपसे बोला जा रहा है कि इन द गिवन सर्किट द वोल्ट मीटर रिकॉर्ड्स 5 वोल्ट। अब बेटे अगर यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है, टोटल 10 वोल्ट है, तो डेफिनेटली 5 वोल्ट होगा। और इक्वल वोल्टेज कब शेयर होंगे? जब इसके बीच का जो रेजिस्टेंस है आर पी क्यू इज इक्वल टू 50, और आर पी क्यू 50 अगर आप कह रहे हैं तो आप यहां पर लिख सकते हैं 100, ये दोनों पैरेलल में है, इंटू आर वी अपॉन 100 प्लस आर वी इज इक्वल टू 50। सिंप्लीफाई कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? आर वी इज इक्वल टू 100 ओम। प्रॉब्लम 123। Potentiometer wire of length 1 meter is connected in series with 490 ohm resistance and 2 volt battery. ये आप सर्किट डायग्राम देखें। अब आपको यहां पर दिया हुआ है, ये लेंथ ए बी का 1 मीटर है और 0.2 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया हुआ है। तो आप करंट आई निकाल लें। अब आपने करंट जब कैलकुलेट कर लिया तो वी ए बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय 100 और इट इज इक्वल टू ये आपको मिल गया वी ए बी आई इंटू आर ए बी। आप इसे लिख सकते हो। अब यहां पर वी ए बी की वैल्यू पुट कर दो, आई की वैल्यू इंटू आर ए बी, और आप इसे सिंप्लीफाई करें तो आर इज 4.9 ओम। प्रॉब्लम 124। यहां पर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मैं आपको सर्किट पहले बता रहा हूं। अब आप देखो इस तरह से दिया हुआ है, कह रहा है कि ईच रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। आप देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक कंडक्टर लगाया तो ये शॉर्ट सर्किटेड है, तो इसका कोई यहाँ पर रोल नहीं है, रोल केवल इनका है। अब आप देखिए कैसे, आप इसको सिंप्लीफाई करके देखें। आपने क्या देखा, यहां से यहां तक कंडक्टिंग वायर है, तो आप जानते हो करंट इधर जाएगी नहीं, इधर से इधर जाएगी, ये पार्ट भी खराब है।
किसी काम का नहीं है। सर्किट में आप यहाँ पर देखें, इधर से करंट पास होकर सीधा इधर आ जाएगी, इधर को नहीं जाएगी क्योंकि इधर रेजिस्टेंस है, इधर को जीरो रेजिस्टेंस है। तो ये पोर्शन आपने देखा एलिमिनेट हो गया। तो उस केस में R और R/2 R और R ये मिल करके R/2, ये दोनों और ये दोनों, ये इसके साथ A और B के बीच में लगे हुए हैं। अब आप देख रहे हैं R/2 R हो जाएगा सीरीज में, और R क्या मिल जाएगा? R/2। प्रॉब्लम 125। प्रॉब्लम 125 में देखो आप सभी लोग, फिगर में आप देख सकते हैं कि जो नीचे सेल लगा हुआ उसका पॉजिटिव टर्मिनल, और जो ऊपर सेल जिसे बैलेंस होना उसका नेगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है A पर। और आपको बताया जाता है पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट में सेम टर्मिनल पॉजिटिव ही A के तरफ को होने चाहिए या नेगेटिव। तो सेम पोलैरिटी एक तरफ को होनी चाहिए, A की तरफ को होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं है। तो इस केस में कभी बैलेंस पॉइंट नहीं मिलता। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है, नल पॉइंट कैन नेवर बी ऑब्टेन्ड। 126। सर्किट आप देखें तब आप उसकी बात कर सकते हैं। अब आप यहां पर देख रहे हैं ये अमीटर्स लगे हुए हैं A, B एंड C, ये टर्मिनल T1 और ये T2। अब आप सभी देखो यहां पर हमें इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। आप देख रहे हैं थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पर बन रहा है IARA = ICRC, और जानते हो जब केवल ये इसकी पैरेलल में होता तब जाकर के ये दोनों बराबर होते। यहां पर सीरीज में एक और अमीटर लगा है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसलिए इसका वोल्टेज इसके बराबर कभी नहीं हो सकता। तो ये इनकरेक्ट है। प्रॉब्लम 127। ये मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं सर्किट डायग्राम बनाया जा रहा है। तो इसमें यहाँ पर X, यहाँ पर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 10 ओम, और ये पोटेंशियोमीटर वायर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1, और यहां पर 2 सेंटीमीटर का एंड करेक्शन है। बैलेंस पॉइंट 52 सेंटीमीटर मार्क पर है। तो इस केस में आप सभी देख रहे हैं, अगर ये आइडियल होता तो उस केस में x/10 = 52 अपॉन 100 - 52 लिखा जाता। लेकिन ये आइडियल नहीं, यहाँ पर एंड करेक्शन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर 1 सेंटीमीटर एंड करेक्शन इसके साथ और इसके साथ 2 सेंटीमीटर लेंगे, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 10.6 ओम X की वैल्यू मिल रही होगी। प्रॉब्लम 128। A capacitor having charge Q and potential difference V is connected to a source of constant potential difference 2V. This source increases the charge from Q to 2Q. If in this charging source supplies 60 microjoule energy, then heat developed in this process. तो आप सभी देख रहे हैं
Energy supplied by the cell, it is 2q minus q into 2v. इसे आप लिख सकते हो 2qv और गिवन है इट इज 60. तो आप qv की वैल्यू निकाल सकते हो यहां से. अब आप जरा ध्यान दें, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है अगर उसे आप देखें, चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और ये हो जाएगा हाफ 2q इंटू 2v माइनस हाफ qv. तो ये रिजल्ट हो जाएगा 3/2qv. तो इस तरह से हीट डेवलप्ड क्या हो जाएगा, आप कहते हैं 2qv माइनस 3/2qv, it is equal to 1/2qv and qv is 30 माइक्रोजूल. तो आपको 15 माइक्रोजूल आंसर मिलेगा. 129. Two metal balls of radii 1 meter and 2 meter are having charges 2 microcoulomb and 7 microcoulomb respectively. If they are kept at large distance and connected by very thin conducting wire of negligible capacity, then charge transferred from one to another. तो बहुत सी सिंपल सी बात है. आप देख रहे हैं ये आपके पास का 2 मेटल बॉल्स हैं, रेडियस इनके 1 मीटर और 2 मीटर दिए हुए हैं, चार्जेज 2 माइक्रोकूलम 7 माइक्रोकूलम. तो इसमें कॉमन पोटेंशियल सबसे पहले कैलकुलेट करें, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी R1 प्लस R2. अब आप यहां पर Q1 डैश कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या मिल जाएगा, C1 इंटू वी, और C1 कितना है 4πε0 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइक्रोकूलम अपॉन 4πε0 इंटू 3. तो आप देख रहे हैं 4πε0 कैंसिल आउट हो गया और आपको ये क्या मिल गया 3 माइक्रोकूलम. 2 माइक्रोकूलम चार्ज बाद में 3 माइक्रोकूलम हो जा रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइक्रोकूलम इज ट्रांसफर फ्रॉम बिगर बॉल टू स्मॉलर. क्वेश्चन 130. Find VA minus VB in the given circuit. अब देखो बेटे, जब भी यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स पूछे जाएं तो बेटर है कि आप यहाँ पर ग्राउंडेड कर दो, जिसकी वजह से आपको नोडल पोटेंशियल्स मिल जाएं. तो यहाँ पर +10, सेम +10 यहाँ पर, सेम +10 यहाँ पर, ये VA और ये VB. तो आप देख रहे हो कैपेसिटर के लिए जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो इट्स प्रोपोर्शनल टू 1/C, और रेजिस्टेंस के लिए जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाती है तो ये रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है. तो यहाँ पर जो रेजिस्टर्स हैं 3 ओम एंड 2 ओम, और ये 3 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड. तो आप कह सकते हो यहाँ पर तो रेसिप्रोकल 2:3 के रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंसेस होंगे, और यहाँ पर 3:2 बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो आप कह सकते हो 10 वोल्ट का 3 पार्ट अगर देखो तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट. तो यहाँ पर जो ड्रॉप है 6 वोल्ट का और यहाँ पर 4 वोल्ट का. तो इस ब्रांच में जो आप देख रहे हैं जिसमें रेजिस्टेंस है
आप लिख सकते हो VB माइनस, ये ग्राउंडेड है तो 0 वोल्ट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। और ऊपर वाले के लिए आप देख रहे हैं इसका रेसिप्रोकल है, तो यहां पर क्या होगा 4 वोल्ट और यहां पर 6 वोल्ट। तो आप यहां पर लिख सकते हैं VA माइनस 0 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। अब आप 1 और 2 को सॉल्व करें तो VA माइनस VB 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। ये जवाब है। क्वेश्चन 131, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ अमीटर इन द गिवन सर्किट। तो आप सर्किट डायग्राम जब देखें तभी आप रीडिंग बता सकते हैं। अब यहां पे 2 सेल आप देख रहे हैं एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अगर बनाएंगे तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में आप देख रहे हैं यहां पर एक सेल जिसका E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करना है, ये कितना हो जाएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, और ये वैल्यू आपको मिल गई 16/8। और R इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो जाएगा 1/2 ओम। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये 8 वोल्ट और 1/2 ओम का सेल बन गया इक्विवेलेंट सेल। और जब ये बन जाएगा तो उस केस में इसके अंदर करंट कितनी हो जाएगी, देयरफॉर रीडिंग ऑफ अ मीटर विच इज करंट I इज इक्वल टू EMF 8 वोल्ट डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, इट इज 1.5 प्लस 1/2 0.5। तो 8 को 2 से डिवाइड करें 4 एम्पियर। वन 132, ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, आप यहां पर देख सकते हैं। इस तरह का एक मेटेलिक कंडक्टर शो किया गया है, ये P पॉइंट है, यहाँ पर Q पॉइंट है। कह रहा है फिगर शो द चार्ज कंडक्टर रेस्टिंग ऑन इंसुलेटेड स्टैंड। इफ एट द पॉइंट P द चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, पोटेंशियल इज V, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, ये P पर बता रहा है। तो कह रहा है कि इन सब की वैल्यूज Q पर क्या होंगी। आप सभी जानते हो शार्प एज पर सिग्मा ज़्यादा होता है और ये फ्लैटन है, तो उस केस में सिग्मा यहाँ पर कम होगा। तो सिग्मा एट Q इज लेस देन सिग्मा। पोटेंशियल पूरे कंडक्टर के लिए सेम होगा, और जब यहाँ सिग्मा कम होगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू या सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी कम होगी, और आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q इज आल्सो लेसर। तो आप सभी लोग यहाँ पर ऑप्शन 4 देख रहे हैं, सूटेबल है। 133, two equal charges Q are placed at distance 2a and minus 2q at the midpoint.
अब आपसे कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बहुत ही सिंपल सी बात है, इन दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 2a प्लस इन दोनों का इंटरेक्शन से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू -2Q अपॉन a, और इन दोनों के इंटरेक्शन से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू -2Q अपॉन a, और इनका सम करेंगे तो सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी -7Q² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a। क्वेश्चन 134, यहां पर आप देखें ये दिया हुआ है, ये एक इनर स्मॉलर स्फीयर ऑफ रेडियस a, ये स्फेरिकल सेल है जिसका इनर रेडियस आप b और आउटर रेडियस आप क्या कह रहे हो c। इस केस में दिया हुआ है कि अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस a हैज नेट पॉजिटिव चार्ज 2q। A conducting spherical cell of inner radius b and outer c is concentric with the solid sphere and has net charge -q। यहाँ पर नेट -q चार्ज है, तो इस +q चार्ज के इंटरेक्शन से यहाँ -2q आ जाएगा और +q यहाँ पर, जिससे कि इसका नेट +q के -q के बराबर बना रहे। तो कह रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटीज। अब आप इनर की सरफेस चार्ज डेंसिटी -2q अपॉन एरिया ऑफ द इनर 4 पाई b² लिख सकते हो, और आउटर की q अपॉन 4 पाई c²। क्वेश्चन 135, A spherical conductor of radius 2 meter is charged to a potential 120 volt. तो यहाँ पर 120 वोल्ट इज इक्वल टू KQ/2 मीटर, तो KQ की वैल्यू मिल जाएगी 240। अब आप क्या देख रहे हैं, another hollow spherical conducting cell of radius 6 meter is given as shown in figure. What is the potential of bigger? तो बिगर का पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है, तो V डैश क्या हो जाएगा KQ अपॉन, भाई जो वो यहाँ पर चार्ज, इसी चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा, तो KQ अपॉन रेडियस ऑफ बिगर इट इज 6 मीटर एंड द वैल्यू ऑफ KQ इज 240। इसे 6 डिवाइड करें तो आपको 40 वोल्ट ये आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।